गुड आफ्टरनून क्लास सेवन्थ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आपका हिस्ट्री से लेसन 9 रीजनल कल्चर। रीजनल कल्चर का मतलब होता है प्रादेशिक संस्कृति के बारे में। ठीक है, ये क्षेत्रीय, ये अक्षेत्रीय संस्कृति के बारे में है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड, मध्य युग के दौरान। जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी है। ठीक है, मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच में है, जिसमें हमारा बहुत सारे जो रीजनल कल्चर हैं। ठीक है, ये क्या है कि भारत में काफ़ी उस टाइम पे विकासशील की कंडीशन में थे, काफ़ी विकास किए। और ये विकास सिर्फ लैंग्वेज में नहीं था, लिटरेचर में भी था, पेंटिंग में भी था, डांस और म्यूज़िक में था। लैंग्वेज और लिटरेचर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज और लिटरेचर में क्या है कि पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज, जो हमारी भाषा और साहित्यिक चीज़ें। पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज, हमारी कोर्ट की जो भाषा थी वो पर्शियन थी। ठीक है, अरेबिक वॉज यूज्ड बाय द स्कॉलर। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब कि जो कोर्ट की जो भाषा थी वो पर्शियन थी, और पर्शियन जो होती है वो हमारा थोड़ा सा हिंदी कंप्लीटली एक तरह से उर्दू होता है। ठीक है, और ये जो उर्दू शब्द भी है ये वहाँ पे नहीं बोली जाती है, ईरान में। ये कंप्लीट वो उनकी जो लैंग्वेज थी उसको हम पर्शियन ही बोलते हैं, या फिर उसके आसपास की भाषा जैसे सऊदी अरब की भाषा डेट इज़ अरेबिक थी, तो अरेबिक लैंग्वेज कह सकते हैं, ये पर्शियन लैंग्वेज कह सकते हैं। उस टाइम पे कोर्ट की लैंग्वेज करती थी। अरेबिक काफ़ी स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी, जैसे स्कॉलर्स का मतलब काफ़ी विद्वान लोग यूज किया करते थे। और संस्कृत जो था वो मतलब कि ये पहले स्कॉलर के हुआ करते थे, बाद में ये चेंज करके अरेबिक फॉर्म में आ गए। ठीक है, और चेरा जो डायनेस्टी है, मतलब चेरा वंश की बातें करते हैं तो केरल में एक लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था जिसे मलयालम कहते हैं, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए और रॉयल इंस्क्रिप्शन उत्प्रेरित करने के लिए रखा गया था। ठीक है, ये भी संस्कृत लैंग्वेज से ज़्यादा प्रभावित थी। हिंदी उभर करके तब आया था जिस टाइम पे सॉरी मिडिवल इंडिया के अंतर्गत ये मध्ययुगीन भारत के कह सकते हैं, मध्ययुगीन भारत में हिंदी का विकास हुआ था। और हिंदी पहली भाषा शुद्ध हिंदी नहीं थी, उससे पहले ब्रज भाषा के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, और इसका उपयोग सबसे पहले जो किया था वो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास द्वारा है। ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा अवधी फॉर्म में। ठीक है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सूरदास एक बहुत बड़े मतलब कि भक्त थे लॉर्ड कृष्णा के, और भक्ति से उनकी जो कविताएं थी वो प्रेरित हुआ करती थी, उन्होंने सुरसागर लिखा। इसी तरह से अमीर खुसरो आप अगर इलाहाबाद में जो हमारा रेलवे स्टेशन उसके सामने एक बाग है, खुसरो बाग के नाम से है। ठीक है, वो इन्हीं का ही है, अमीर खुसरो का है। ठीक है, वहाँ पे उनकी कब्र है, उनकी खुद की और उनकी वाइफ की। तो इन्होंने उस हिंदी को जो नाम दिया था उसका नाम था हिंदवी था। वो भी एक ग्रेट कोर्ट मतलब कि पोएट कवि थे, विद्वान भी थे, और साथ ही साथ वो ये सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया को मानने वाले भी थे। ठीक है, तो जो मैं अंडरलाइन है मेन वही है। बाकी भक्ति रूलर से जो ओतप्रोत और भी सारे लोग थे वो सेंट के रूप में जो मेन थे, उसमें से तुलसीदास और ये सूरदास का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा तुकाराम है। तो भक्ति सेंट्स लाइक और भी भक्ति जो संत थे जिसमें से जनेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, इन सब ने ब्यूटीफुल सॉन्ग को कंपोज किया था। ठीक है, जो मराठी में है। सिख गुरु का जो योगदान है वो पंजाबी लैंग्वेज की डेवलपमेंट में ज़्यादा है। इनकी जो लैंग्वेज करती थी स्क्रिप्ट, डेट इज़ द गुरुमुखी कहलाती थी, और ये मुस्लिम से प्रभावित था। ठीक है, तो कबीर इज रिफ्लेक्टेड ऑन पंजाबी लैंग्वेजेज। हीर रांझा, ठीक है, रिटन बाय द वारिस शाह, इज़ फेमस रोमांटिक थीम्ड स्टोरी। ठीक है, इनकी जो स्टोरी हुआ करती थी वो हीर रांझा से प्रेरित है। ठीक है, हीर रांझा सेम वैसे ही है जैसे लैला मजनू या फिर रोमियो जूलियट के बारे में। ठीक है, पंजाबी भाषा के अंतर्गत ये कबीर का इन्फ्लुएंस है। अब आप खुद सोचो कि खुद कबीर जी यहाँ पे पले बड़े, और उनको लैंग्वेज जो आती थी वो मतलब कि पंजाबी भी आया करती थी, तो वो पंजाबी से ओतप्रोत थी। और यहाँ पे हम बातें करें लैंग्वेज की, तो हमारी हिंदी जो है
पहले जो भाषा कहलाती थी वो अपभ्रंश कहलाती थी। अपभ्रंश मतलब टूटी फूटी। बाद में उसका शुद्ध साहित्यिक रूप दिया गया था, जिसे हम आज शुद्ध हिंदी की भाषा के रूप में जानते हैं या फिर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे गंगा डायनेस्टी के बारे में, जो 12वीं शताब्दी के बारे में है। ठीक है, ये भी लॉर्ड जगन्नाथ के एक बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, विष्णु भगवान के अवतारी हैं ये जो लॉर्ड जगन्नाथ। इसके अलावा राजू अनंत वर्मन उड़ीसा के एक राजा थे, जिन्होंने पुरी में मतलब लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा की और उनका टेम्पल का निर्माण भी करवाया। इनकी जो हीरोइक लिटरेचर था या हीरोइक साहित्य के रूप में वो नरसिम्हा है। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज भी उभर करके इसी पीरियड में आई थी, मतलब 12th सेंचुरी में भी गुजराती पीरियड का आविष्कार हुआ। और तमिल जो है हमारी सबसे पुरानी भाषा है, इसे द्रविडियन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाते हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसमें थे पैम्पा, पोन्ना, राना। ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ द कन्नड़ा लैंग्वेजेज। और इसी तरह से इसी पीरियड में तेलुगु लैंग्वेजेस का भी विकास हुआ था। ठीक है, हम राइट हैंड साइड जाते हैं। कृष्ण देव राय, ये काफ़ी फेमस रूलर थे विजयनगर के। ठीक है, साथ ही साथ ये तेलुगु के स्कॉलर भी थे। इनकी जो शामिल किया गया है वो अमुक्त माल्याड़ा। और इसके अलावा मलयालम लैंग्वेज की, जैसे मैंने बताया कि जो संस्कृत से ओतप्रोत लैंग्वेजेज है, इसका प्रभाव मतलब सबसे ज़्यादा संस्कृत का जो देखने को मिलता है वो मलयालम लैंग्वेज में है। बंगाली लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट था वो संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट था बंगाल में फ्रॉम 15th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलता है। और नेक्स्ट हम रीजनल कल्चर की बातें करें तो ओडिशा जो है, जहाँ जगन्नाथ टेम्पल भी है। ठीक है, और ये उनकी याद में जगन्नाथ के पुरी में बनाया गया है। उड़िया इसकी लैंग्वेज है और इसका डेवलपमेंट भी ओडिशा में हुआ था। तो यहाँ जो पिक्चर और फिगर बने हुए हैं इसमें जगन्नाथ टेम्पल का है एक यहाँ पर। और ये अमीर खुसरो, आप इनकी फ़ोटो आप देखने को मिल सकती है अमीर खुसरो बाग में। ये नामदेव हैं और तानसेन एक प्रसिद्ध गायक भी थे, इनके बारे में भी आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत। ठीक है, और फैक्ट देखिए, अमीर खुसरो जबकि यहाँ पे रहा करते थे इलाहाबाद में, है ना। ये भी मुग़ल शासन काल के इनके वंशज ही हैं और ये मिडिवल इंडिया में थे। साथ ही साथ ये पर्शियन स्कॉलर थे। पर्शियन स्कॉलर मतलब अपने पुरखों की इनकी लैंग्वेज थी वही आती थी उनको। नेक्स्ट हम बातें करेंगे डांस और म्यूज़िक के बारे में। तो डांस और म्यूज़िक में हमारा जो कार्नेटिक म्यूज़िक है, जिसे हम क्लासिकल म्यूज़िक भी कहते हैं और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के नाम से भी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसमें हम जो डेवलपमेंट हुआ था वो पुराण दर्शन, त्यागराजा और मुत्थुस्वामी दीक्षितास के रूप में। कार्नेटिक म्यूज़िक जो प्रसिद्ध था साउथ इंडिया में। इसके अलावा हिंदुस्तानी म्यूज़िक आल्सो पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अंदर जो पॉपुलर थे नॉर्थ इंडिया में वो जो प्रभावित था वो अरब पर्शियन परंपरा से था। ठीक है, सूफी सेंट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ अरब पर्शियन ट्रेडिशन इन म्यूज़िक। इसी तरह से सूफी संत थे, उनका जो मुख्य योगदान था डेवलपमेंट करने का वो अरब पर्शियन परंपरा का था। अमीर खुसरो ने जो डेवलप किया था, साथ ही साथ अमीर खुसरो ने और ढेर सारे जो हैं उनके सॉन्ग फेमस थे, जिनको नाम दिया गया था ख्याल, कव्वाली और ठुमरी। ठीक है, तानसेन एक ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड बाय इन दिस एज, इसी एज में सितार का डेवलपमेंट हुआ था। इसके अलावा अदर क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वीणा, सरोद, सारंगी, संतूर, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक मृदंगम, पखवाज, तबला एंड विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट और नदेश्वरन और शहनाई, ये सारी चीज़ें यूज की जाती थी। ठीक है बेटा, कथक जो था ये हमारे नॉर्थ में ज़्यादा डेवलप हुआ था। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के अंतर्गत आप देखोगे तो सुल्तान जैनुल अबुद्दीन और कश्मीर जो थे, मतलब कि इन्होंने ट्रांसलेशन कराया था कल्हड़ का राजतारंगड़ी इनटू पर्शियन में। ठीक है, आगे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे अमीर खुसरो ने कहा था कि ऐसा माना जाता है कि तबला और सितार का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, कथक जो शब्द है वो इसका मतलब होता है स्टोरी। और ज़्यादातर जो उस टाइम पे नॉर्थ साइड में हमारे यहाँ पे जो भी कथक हुआ करते थे
वो राधा कृष्ण की राष्ट्रीय लीला से प्रभावित थे। ठीक है। टू ट्रेडिशन है फेमस घरानाज। ठीक है। और ये घराना जो फेमस थे राजस्थान, जयपुर और यहाँ तक कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने इस तरह के डांस को काफ़ी सपोर्ट भी किया। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरला का है, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्रा का, मणिपुर का, इसी तरह से सतारिया डांस फ्रॉम आसाम। ये जो मेन डांसेस है फेमस हैं। ठीक है। तो यहाँ देखोगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, सितार, वीणा और सरोद। और डांस फेमस है कथक, ये हमारे नॉर्थ इंडिया का फेमस है। कथकली ये केरल में काफ़ी फेमस है। भरतनाट्यम ये आपके तेलुगु में ये सब सारे क्लासिकल डांस हैं। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्रीय डांसेस के रूप में होते हैं उसमें चक्री डांस है कश्मीर का, वेंगल मेघालय का, बैम्बू मिज़ोरम का, बिहू जो है आसाम का, तमाशा महाराष्ट्र का, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब के, जो झाऊ है मयूरभंज के हैं उड़ीसा का कहलाता है। इसके अलावा लेप्चा डांस सिक्किम का और मास्क डांस लद्दाख का। ओके बेटा। और कुछ जो थे डांस जो परफॉर्म किया करते थे वो मतलब कि भगवान और देवी देवताओं पे पूरी तरह से समर्पित थे। उनको मतलब कि देवदास या देवदासी भी कहा जाता था उस टाइम पे। कथकली है जो मतलब कि काफ़ी एलोबरेट है, उसमें मेकअप और मास्क का यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ डांसेस है जैसे मैं दिखा दूँ। यहाँ पे जो मास्क डांस है ये लद्दाख में होता है, और ये जो बैम्बू डांस है ठीक है ये मेघालय में होते हैं, और ये भांगड़ा जो है या फिर गिद्दा पंजाब में होते हैं। ये झाऊ डांस है जैसा कि हमें बताया, झाऊ डांस यहाँ पे मेंशन किया है, ये मयूरभंज उड़ीसा का मेन डांस है। इसके अलावा लेप्चा डांस भी है और बांग्ला डांस भी है जो वेस्ट बंगाल में फेमस है। ये सारे जो ओतप्रोत हुआ करते थे वो किसी न किसी रामायण महाभारत के एपिक के स्रोत से ही लिया गया है। आगे हम बातें करेंगे पेंटिंग्स की। तो पेंटिंग्स में मिनीचर पेंटिंग काफ़ी फेमस हुई थी अकबर के टाइम पे। ठीक है। इसमें क्या था, कलर करते थे क्लॉथ के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर। मुगल शाह जो अम्पर थे, इसके अलावा अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये सारे मतलब कि काफ़ी अच्छे खासी स्किल्ड पेंटर में काउंट किए जाते हैं। इनकी जो पेंटिंग की जो मेन जो थीम हुआ करती थी वो मतलब कि जिस पे समर्पित था वो कोर्ट सीन था। इसके अलावा युद्ध का मैदान, शिकार करना या फिर मैरिज पार्टी अटेंड करना, इस तरह के सोशल फंक्शन के ऊपर ये पेंटिंग किया करते थे। यहाँ देखिए शाहजहाँ की पिक्चर है। ठीक है। ड्यूरिंग द जहांगीर श्रेयान, मतलब जहांगीर के शासनकाल में जो पेंटिंग फेमस हुई थी वो डेट इज द पोर्ट्रेट थी। आगे बढ़ते हैं। मैनी आर्टिस्ट ऑफ पेंटिंग्स मूव टू द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। बहुत से जो पेंटर थे वो राजपूत कोर्ट में थे, और भी पेंटर्स जो थे पेंटिंग किया करते थे वो हिमालय की मतलब कि घाटियों में किया करते थे। ठीक है। और राजस्थान की अगर हम बातें करें तो राजपूत रूलर आल्सो पैट्रोनाइज द पेंटर नोन एज द राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग मतलब कि हिल एरिया से वो था, और राजस्थान में जो था वो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में फेमस है। डेवलपमेंट ऑफ बंगाली कल्चर लैंग्वेजेस। अब हम बात करेंगे बंगाली कल्चर लैंग्वेज की किस तरह से इसका विकास हुआ। ठीक है। बंगाली बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन फैमिली सॉरी, ये इंडो यूरोपियन फैमिली का मतलब कि बिलोंग करता है। बंगाली लैंग्वेज आल्सो इज स्पोकन इन द मॉडर्न टाइम इन इंडिया इन वेस्ट बंगाल। आज भी बंगाली लैंग्वेज जो आप देखने को सुनने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में ही है। ठीक है। इट हैज़ ए रिच लिटरेचर ट्रेडिशन और सपोर्टेड बंगाली नेशनलिज्म। ठीक है। बंगाली कल्चर, चैतन्य महाप्रभु, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सारा का सबका योगदान है बंगाली लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में। ठीक है। श्रीन शापीर आर फाउंड इन लार्ज स्केल इन बंगाल। आगे आप देखोगे चार्जेज इन सोसाइटी वर फॉलोड आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बंगाल और फॉलोड देम लीडर्स एज अ पीर टेम्पल बिल्डिंग ऑल्सो स्टार्टेड इन बंगाल इन दिस पीरियड। कि सारा सब कुछ बंगाल के ऊपर ही है कि ये इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से समाज में ये काफ़ी दूर दूर तक फैल गए थे, वेस्ट टू लेकर के ईस्ट बंगाल तक। साथ ही साथ मतलब कि इनका किसका योगदान रहा, राइट। और जो पीर भी थे वहाँ पे एज ए लीडर के रूप में काउंट किए जाते थे। और बंगाल में कुछ ब्राह्मण भी थे जो मतलब कि पंडित होते हुए भी फिश खाते थे, क्योंकि ये शो करता है कि ब्राह्मण को तो मतलब कि
नॉन वेज अलाउड नहीं है लेकिन ये जो धर्म है इसमें मतलब कि सर्कमस्टेंसेस के अनुसार इन्होंने इस तरह से अपनी चीज़ों को अपना लिया था, मतलब प्रसाद के रूप में फ़िश का ही वो फ़िश ही देते थे। इस टाइम पे जो टेम्पल बनाए गए थे उसका जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था वो स्क्वायर मतलब कि वर्गाकार होता था, ठीक है। तो नास्ट देखोगे यहाँ पे मणिपुर का डांस है, मतलब कि मणिपुरी डांस मतलब मणिपुर में ही फेमस है। इसमें जो डांस करते हैं वो 8 फॉर्म में करते हैं, मतलब जो इनका जो चलने का जो स्टाइल होता है वो जो शेप 8 का होता है नंबर जो होते हैं 8 उसी के फॉर्म में ये मतलब ये डांस किया करते थे, ठीक है। और इनका अगर बातें करते हैं तो ये जो मेन रूप से जो प्रभावित थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। इन्होंने शांति निकेतन खोला जहाँ पे मतलब कि लोगों को सिखाया जाता था डांस का परफॉर्मेंस, कविताएं करना। और मणिपुरी डांस की बात करें तो बॉडी फॉलो द पाथ ऑफ 8 जिसकी मैं अभी बातें कर रहा था, 8 फॉर्म में ये डांस करते हैं, ठीक है। और ये ज़मीन को बहुत ही लाइटली टच करते हैं। और वेशभूषा की बातें करें तो वेमेन वियर राउंडेड ड्रम, और इनका जो घूंघट हुआ करता है वो डेट इज़ द ट्रांसपेरेंट होता है और इसका काफ़ी आकर्षक लुक आता है, ठीक है। तो ये आपके रहे चैप्टर्स के बारे में और मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूंगा, राइट। ओके, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।